इंडिया का इकोनॉमिक हिस्ट्री बहुत रिच है। सदियों तक इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये इसकी बहुतायत, दौलत और संसाधनों की वजह से था। पहली से 17वीं शताब्दी तक इंडिया एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस था। इस दौरान इंडिया ने वर्ल्ड के जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान दिया। इसकी इकोनॉमी आत्मनिर्भर गांवों और बस्लिंग टाउन्स के बैलेंस पर फलती फूलती रही। यह समृद्धि इसके थ्राइविंग एग्रीकल्चर, फलते फूलते व्यापार और उत्तम शिल्प कौशल में एविडेंट थी। इंडियन मसाले, कपड़ा और कीमती पत्थर दुनिया भर में बहुत डिमांड में थे। यह दौर इंडिया के इकोनॉमिक हिस्ट्री में एक सुनहरा अध्याय था। इंडिया के प्राचीन आर्थिक कौशल का केंद्र कौटिल्य का अर्थशास्त्र था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया यह ग्रंथ स्टेट क्राफ्ट, इकोनॉमिक पॉलिसी और मिलिट्री स्ट्रेटेजी के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड का काम करता था। अर्थशास्त्र में एग्रीकल्चर, ट्रेड और एफिशिएंट गवर्नेंस के महत्व पर जोर दिया गया था। इसने एक मजबूत केंद्रीय सत्ता, एथिकल इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस और एक टैक्सेशन सिस्टम की वकालत की जो निष्पक्ष और न्याय संगत हो। कौटिल्य के विजन ने सदियों तक इंडिया के इकोनॉमिक लैंडस्केप को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके विचार आज भी गूंजते हैं, इकोनॉमिक मैनेजमेंट और गवर्नेंस में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। प्राचीन भारत की आर्थिक संरचना 2 स्तंभों पर टिकी थी, गांव और शहर। गांव इकोनॉमी की रीढ़ थे, जिनकी विशेषता आत्मनिर्भरता और एग्रीकल्चर और हस्तशिल्प का एक हार्मोनियस मिश्रण था। किसान कई तरह की फसलें उगाते थे, जबकि कारीगर उत्तम कपड़ा, मिट्टी के बर्तन और धातु के काम का निर्माण करते थे। दूसरी ओर शहर व्यापार और वाणिज्य के वाइब्रेंट केंद्रों के रूप में कार्य करते थे। वे दूर दूर से व्यापारियों को आकर्षित करते थे, जो इंडियन मसालों, कपड़ों और कीमती पत्थरों के आकर्षण से खींचे चले आते थे। गतिविधि के ये हलचल भरे केंद्र इंडिया को ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन ने इंडिया के इकोनॉमिक हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। जो एक व्यापारिक उद्यम के रूप में शुरू हुआ, वह धीरे धीरे औपनिवेशिक शासन में बदल गया। आर्थिक शोषण के युग की शुरुआत हुई। ब्रिटिश एनआईटियां उनके अपने हितों को पूरा करने के लिए बनाई गई थीं, अक्सर इंडिया की आर्थिक भलाई की कीमत पर। इंडिया ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल का सप्लायर बनकर रह गया, जबकि इसके अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया गया। ब्रिटिश नीतियों के कारण पारंपरिक उद्योगों का पतन, व्यापक गरीबी और आर्थिक ठहराव आया। सेक्शन 5 स्वतंत्रता की सुबह, चुनौतियां और नेहरूवादी युग। 1947 में इंडिया की आजादी ने उसकी आर्थिक यात्रा में एक नए अध्याय की शुरुआत की। हालांकि नए स्वतंत्र राष्ट्र को आर्थिक चुनौतियों की विरासत मिली। दशकों के औपनिवेशिक शासन ने इंडिया को गरीब बना दिया था। व्यापक निरक्षरता, कम जीवन प्रत्याशा और एक कमजोर औद्योगिक आधार के साथ इंडिया के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विकास का एक समाजवादी मॉडल अपनाया। सरकार ने इकोनॉमी की प्लानिंग और रेगुलेटिंग में केंद्रीय भूमिका निभाई। इस युग में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना, पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यान्वयन और भारी उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया गया। सेक्शन 6 खाद्य संकट से खाद्य सुरक्षा तक। हरित क्रांति। 1960 के दशक तक इंडिया को एक बड़े खाद्य संकट का सामना करना पड़ा। सूखे और तेजी से बढ़ती आबादी ने देश को अकाल में धकेलने की धमकी दी। जवाब में सरकार ने हरित क्रांति शुरू की, जो खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि सुधारों की एक सीरीज थी। अधिक उपज देने वाले बीजों की किस्में, बढ़ी हुई सिंचाई और उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग से खाद्यान्न उत्पादन में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। हरित क्रांति ने इंडिया को एक खाद्य अभावग्रस्त राष्ट्र से एक खाद्य अधिशेष राष्ट्र में बदल दिया। इसने लाखों लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की और गरीबी कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि इसने पर्यावरणीय स्थिरता और कृषि विकास में क्षेत्रीय असमानताओं के बारे में भी चिंताएं पैदा की। सेक्शन 7 इंडिया की क्षमता को उजागर करना। 1991 के एलपीजी सुधार। 1990 के दशक की शुरुआत तक इंडिया की इकोनॉमी बहुत खराब स्थिति में थी। भुगतान संतुलन के संकट ने सरकार को आर्थिक सुधारों की एक सीरीज शुरू करने के लिए मजबूर किया। ये सुधार, जिन्हें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण या एलपीजी के रूप में जाना जाता है,
ने इंडिया की आर्थिक नीति में एक बड़ा बदलाव किया। सुधारों ने लाइसेंस राज को खत्म कर दिया, उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण को कम कर दिया और इंडियन इकोनॉमी को विदेशी निवेश और व्यापार के लिए खोल दिया। एलपीजी सुधारों ने उद्यमिता और नवाचार की एक लहर अनलीस्ट की, जिससे तेजी से आर्थिक विकास हुआ और वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकरण हुआ। सेक्शन 8 नीति आयोग, इंडिया के आर्थिक भविष्य को आकार देना। 2015 में सरकार ने योजना आयोग को नीति आयोग या राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान से बदल दिया। यह थिंक टैंक इंडिया की आर्थिक रणनीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नीति आयोग सहकारी संघवाद, नवाचार को बढ़ावा देने और नौकरी निर्माण, बुनियादी ढांचे के विकास और सतत विकास जैसी प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसकी पहल का उद्देश्य इंडिया को एक उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ाना है। सेक्शन 9 इंडिया की आर्थिक यात्रा, एक उज्जवल कल की ओर। इंडिया की आर्थिक यात्रा चुनौतियों और जीत दोनों से चिन्हित रही है। अपने प्राचीन गौरव से लेकर उपनिवेशवाद के झटकों तक और हरित क्रांति से लेकर परिवर्तनकारी एलपीजी सुधारों तक इंडिया ने लचीलापन और अनुकूलन क्षमता का प्रदर्शन किया है। आज इंडिया दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जो एक युवा आबादी, एक फलते फूलते सेवा क्षेत्र और बढ़ते वैश्विक एकीकरण से प्रेरित है। जबकि गरीबी, असमानता और पर्यावरणीय स्थिरता जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं, इंडिया का आर्थिक भविष्य आशाजनक दिखाई देता है। निरंतर सुधारों, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में निवेश और नवाचार पर ध्यान देने के साथ इंडिया 21वीं सदी में एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में अपना सही स्थान हासिल करने के लिए तैयार है।